हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूथ प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं जीके क्लास में। संगम युग, संगम युग की बात करेंगे तो इसका संबंध दक्षिणी भारत से है। दक्षिणी भारत से क्यों? तो जिस समय उत्तर भारत में मौर्य राजवंश स्थापित था, मौर्य राजवंश का शासन काल चल रहा था, उसी समय दक्षिण राजवंश में संगम युग आए और इस युग के अंतर्गत तीन नए राजवंशों का उदय हुआ, चोल, चेर और पांडे। जी हाँ, तो ये तीन राजवंश जो है हम लोग आज संक्षिप्त में देखने वाले हैं, बाद में इसे ही हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। बाद में इसके संस्थापक अन्य लोग मिलेंगे, लेकिन अब भी जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अनुसार मौर्य साम्राज्य के समय जो उदय हुआ था संगम वंश, इसमें जो है इसके संस्थापक अलग मिलेंगे। तो कुछ बस संस्थापक के नाम और कुछ कार्य को आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि संगम युग दक्षिण भारत में थे तो किसके समकालीन थे? तो यह मौर्य वंश के समकालीन था, पहली पॉइंट। अगला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि संगम युग जो है 105 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 300 ईस्वी तक। इसके बाद जो है इसका पतन हो जाता है, पूरी तरह से यह जो है संगम युग समाप्त हो जाता है। और फिर बाद में जाकर के मतलब कह सकते हैं कि जब आप पढ़ेंगे 7वीं शताब्दी, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो उस समय फिर से चोल, चेर, पांडे का उदय होता है और उस समय नए नए शासक आते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 105 और 300 ईस्वी के बीच क्या क्या हुआ था। तो इसका डेटा भी आपको याद रखना कि 105 और 300 ईस्वी के बीच यह संगमकालीन युग था। आखिर संगम युग था क्या? संगम कहने का मतलब सभा। यह जो है संगम संस्कृत शब्द संगम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब भी होता है सभा, और सभा किसका? तो शासकों का। शासकों के सभा के सहायता से ही इस युग का शुरुआत हुआ, जिसका नाम पड़ा संगम युग। आगे की बात करेंगे तो संगम युग में जो है सबसे पहले जो राजवंश को हम लोग देखने वाले हैं, जो पहला राजवंश आया था उसका नाम था चोल राजवंश। बाद में जब हम इसको पढ़ेंगे तो उस समय चोल राजवंश के जो है संस्थापक हम लोग विद्यालय को देखेंगे, लेकिन ये बाद में, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कब की बात कर रहे हैं? 105 से 300 ईस्वी के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है विद्यालय को हम याद नहीं रखेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या पढ़ेंगे? इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे जिसका नाम था कार्यकाल। नाम क्या? कार्यकाल, याद रखेंगे। और चोल वंश का जो है जो राजधानी, जो प्रथम राजधानी था, कहाँ था? तो पुहार था। कहाँ? पुहार। आगे की बात करेंगे तो इसके जो है प्रमुख चिन्ह क्या थे? चिन्ह के बारे में पूछा जाता है। चिन्ह क्या थे? तो चोल वंश का प्रमुख जो चिन्ह था वह बाघ था। अगला पॉइंट फिर देखेंगे कि चोल जो राजवंश है कहाँ स्थित था, किस क्षेत्र में स्थित था? दक्षिण भारत में। कहाँ? तो चोल राजवंश जो है कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में। किस भाग में? कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में। या आप कह सकते हैं कि चोल जो राजवंश है यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ था। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ था कौन? चोल राजवंश। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि इसकी राजधानी पुहार थी और दूसरी राजधानी कावेरी पट्टनम थी। बाद में आपको ये भी जानकारी मिलेगा कि कावेरी पट्टनम जो है उस समय, यानी कि कह सकते हैं संगम युग के समय जो है कावेरी पट्टनम एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, तो इस प्रकार से कावेरी पट्टनम भी हम देख लिए कि किसकी दूसरी राजधानी? तो चोल राजवंश की दूसरी राजधानी कावेरी पट्टनम, और पहली राजधानी कौन हो गया? तो पुहार हो गया। आगे की बात करेंगे तो चोल राजाओं का जो है इतना कह सकते हैं पराक्रम था कि इन्होंने भारत को तो छोड़िए, भारत के अलावे इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय हासिल किया था, ऐसा इतिहास में जानकारी मिलता है। तो इससे जो है एक पॉइंट आपका निकल करके ये आया कि तीनों संगमकालीन राजवंशों में से कौन सा ऐसा राजवंश था जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? तब आपका आंसर है कौन? चोल राजवंश। साथ ही साथ इन तीनों में सबसे शक्तिशाली राजवंश कौन था? तो संगम में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली जो राजवंश था वह कौन था? तो चोल राजवंश था। तो इतने सारे पॉइंट चोल राजवंश के बारे में आप याद रख सकते हैं। चेर राजवंश की बात करें जो इसके बाद आते हैं, चेर वंश। चेर वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे उसका नाम था सेनगुटवन। नाम क्या? सेनगुटवन। इनका ज़्यादा कुछ नहीं है उपलब्धि, बस
इतिहास में इन्हें इसलिए जाना जाता है कि पूरे इतिहास में पत्नी पूजा प्रारंभ करने वाले यह एकमात्र व्यक्ति थे। कौन पूजा? पत्नी पूजा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पूरे इतिहास में जो है पत्नी पूजा कौन आरंभ करवाए थे? तो चेर वंश के शासक जिसका नाम था सेनगुटवन। और बात करेंगे चेर वंश, तो चेर वंश किस क्षेत्र में था? तो केरल के क्षेत्र में जो है, या कह सकते हैं केरल और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में, यानी यह भी जो है कृष्णा नदी के दक्षिणी हिस्से में कह सकते हैं कि यह फैला हुआ था। कौन राजवंश? चेर राजवंश, जिसका कि वास्तविक कह सकते हैं या कह सकते हैं इसका राजकीय जो चिन्ह था क्या था? तो धनुष था। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि चेर राजवंश का जो है राजकीय चिन्ह धनुष था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो आते हैं हमारे यहाँ कौन वंश? तो पांड्य वंश, जो कह सकते हैं संगम युग में सबसे अधिक कार्य किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अधिक कार्य अगर कोई किया तो वह पांड्य वंश ने सबसे अधिक कार्य किया संगम युग में। आगे बात करते हैं इनकी जानकारी जो है, पांड्य वंश की जानकारी हमें मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। किसका पुस्तक है? मेगास्थनीज। हाँ, तो ध्यान रखेंगे मेगास्थनीज की पुस्तक जिसका नाम है इंडिका। इससे जो है किसके बारे में जानकारी मिलता है? पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के समय एक राजवंश था। यह जानकारी जो है हमें किस पुस्तक से मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है। आगे बात करेंगे तो पांड्य वंश में जो है स्त्री का शासन देखा गया। मतलब स्त्री द्वारा सबसे अधिक शासन किया जाता था। राजा जो है आराम से भोग विलास में पड़े रहते थे और शासन स्त्री के द्वारा किया जाता था। किस वंश में? पांड्य वंश में। अगला पॉइंट आप ये भी देख रहे हैं कि पूरे इतिहास में समुद्र पूजा, समुद्र को भी पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो जल को भी पूजा जाता है, आपको पता ही है। भारत में जैसे गंगा नदी सबसे पवित्र नदी, आज भी उसका पूजा होता है। तो उसी प्रकार से समुद्र पूजा जो है प्रारंभ करने वाले इतिहास में पहले शासक कौन थे? तो पांड्य वंश के शासक थे जिसका नाम था नेडियोन। ये भी नाम आप याद रखेंगे। पांड्य वंश के शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाया था। आगे की बात करेंगे तो तमिल का जो देवता थे उनका नाम था मुरुगन। ये भी नाम आप ध्यान पे रखेंगे कि तमिल का जो प्रमुख देवता थे, मुख्य देवता थे, सर्वश्रेष्ठ जो देवता थे उनका नाम क्या था? मुरुगन, जिसे बाद में जो है सुब्रमण्यम के नाम से जाना गया। यानी सुब्रमण्यम और मुरुगन कोई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हैं जो तमिल के सब सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक माने जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप क्या करेंगे? ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, कि तमिल में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। आगे बात करेंगे तो तमिल साहित्य जिसे कि हम लोग व्याकरण साहित्य के नाम से भी जानते हैं, तोलकापियम। नाम क्या? तोलकापियम। तोलकापियम की बात करेंगे तो इसके रचयिता तोलकापियर ही हैं। ये रचयिता हो गए और तोलकापियम क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। तो ये पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो तोलकापियम डायरेक्ट आप याद रखेंगे ग्रंथ के रचयिता कौन है? तमिल ग्रंथ है ये। शिल्पाधिकारम, यह भी एक प्रकार के ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचयिता कौन हो गए? इंग्लो आरिगल। तो ये भी नाम आप ध्यान पे रखेंगे कि शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है। शिल्पाधिकारम कहाँ? तमिल ग्रंथ है। इस प्रकार से आगे कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो संगम युग में 3 संगमों का गठन हुआ था। तीनों का तीनों संगम जो है पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था। टोटल 3 संगम का आयोजन। पहला संगम जो है मदुरई में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता या कह सकते हैं किनके नेतृत्व में हुआ था? उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? उसके गुरु कौन रहे थे? प्रथम जो है संगम का, तो प्रथम संगम का भी अगस्त ऋषि, और दूसरा जो संगम जो कपाट पूरम में हुआ था उसके भी जो गुरु थे, उसके भी जो अध्यक्षता किए थे, कौन किए थे? अगस्त ऋषि ने ही किया था। तो प्रथम दूसरा आपका क्लियर हो गया। किसके द्वारा कराया गया? तो टोटल तीनों का तीनों जो है पांड्य वंश के शासकों के द्वारा कराया गया। बात करेंगे तीसरा तो उत्तरी मदुरई, कहीं कहीं मदुरई ही आपको मिलेगा, और इस संगम का अध्यक्षता जो किए थे नकीरर ने किया था। कौन किया था? नकीरर ने किया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे अगला पॉइंट आपका ये भी बन सकता है कि पांड्य राजवंश किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो पांड्य बात ही कर रहे हैं कि तोलकापियम तमिल ग्रंथ है, या फिर कह सकते हैं तमिलों के देवता की बात करें, मतलब कि यह पांड्य राजवंश जो था पूरा का पूरा यह जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। कहाँ था? तमिलनाडु। आगे बात करेंगे जिस प्रकार से सभी राजवंशों का चिन्ह था अलग अलग, उसी प्रकार से देख रहे हैं यहाँ आप कि नोडियोन ने समुद्र पूजा किया। तो समुद्र से ही आप एक जीव को ले लिए, यानी कि कह सकते हैं कि मछली को इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। किसको?
मछली को। इनका राजकीय चिन्ह क्या था, तो आप कह सकते हैं मछली। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। इसको याद करने के लिए आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। चेर राजवंश का हमने स्पष्ट लिख दिया, क्या, तो धनुष। देख सकते हैं कि तीनों के तीनों दक्षिण भारत में है, केरल और कर्नाटक में। आगे बात करेंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में, तो पांडे राजवंश, पांडे का भी तुरंत हमने बताया क्या, तो मछली। और चोल की बात करेंगे तो क्या, बाघ। तो इस प्रकार से आप तीनों को याद रख सकते हैं। नहीं अगर याद हो तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं कि धनुष की सहायता से हम मार रहे हैं, तो पहले ऊपर वाले को मारेंगे। तो ऊपर वाले मतलब जो जमीन पर रहता हो, तो जमीन पर कौन है भाई, तो बाघ रहता है। तो धनुष से हम चला रहे हैं, इधर से देख लीजिएगा पश्चिम से चला रहे हैं, तो पहले बाघ को ऊपर वाले को मारेंगे, बाद में नीचे वाले को मारेंगे। मतलब मछली कहाँ रहता है, तो नीचे रहता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जो ऊपर था वो कौन था, तो चोल था। जो नीचे था कौन था, पांडे। और जो हमारे पश्चिम में था वो कौन था, तो चेर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीन राजवंश कहाँ फैला हुआ था और इनका जो है क्या महत्व है इतिहास के अनुसार। तो बस इतना ही संगम युग के बारे में। इससे अलावा जो है और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है। हाँ, बाकी बातें जो है अगली क्लास में हम लोग फिर देखेंगे। चोल को अलग से देखेंगे, बात करेंगे, तो पांडे को भी अलग से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बाद के काल में क्या हुआ। यहाँ तक जो है यह सिमट करके रह गया, बाद में फिर जो है इसका उत्कर्ष होता है बाद के समय में, तो वो सभी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तक इतना ही। जो भी पॉइंट आपको 2 4 10 इसमें दिख रहे हैं, बस यही, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। बुक में भी कहीं कहीं आपको हो सकता है बुक में ना मिले ये चीज़, इसलिए मैं आपके बीच छोटा सा एक वीडियो बना करके ले आया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।